टीएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुजीत सर आपके सामने 10th क्लास का बायो का चैप्टर लेके आ रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा, आप लोग जो पहले लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे उसी में चैप्टर जो आगे मैं स्टार्ट करूँगा वह है डेंटल केयर, डेंटल कैरीज। ठीक है, आप डेंटल कैरीज में अब ध्यान से पहले देखें कि पार्ट्स ऑफ टूथ दिया हुआ है, जिसका पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर में एट फर्स्ट यू सी हियर, first part you see here enamel, second next part dentine, third part pulp cavity, है ना, जो कंटेंट नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है। उसके बाद जो हमारा टूथ का जो पार्ट होता है वो हमारा गम के अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि होता क्या है, इनेमल क्या होता है, डेंटाइन क्या होता है, पल्प कैविटी क्या होता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। कहता है जो हार्ड कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग जो टूथ का होता है वह इनेमल कहलाता है, जो आप पिक्चर में देख रहे हो। टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। टूथ इनेमल जो होता है यह हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। इट इज हार्डर देन इवन बोन। हमारा जो बोन है ना, हमारा जो हड्डी होता है उससे भी ये हार्ड होता है। द पार्ट ऑफ टूथ बिलो द इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। तो हमारा जो पार्ट है इनेमल के नीचे जो हिस्सा है उसको हम लोग डेंटाइन के नाम से जानते हैं। डेंटाइन इज अ सिमिलर टू बोन। यह जो पार्ट्स होता है वह बोन के जैसा होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी। उसके नीचे पल्प कैविटी पाए जाते हैं। द पल्प कैविटी कंटेन्स द नर्व एंड ब्लड वेसल्स। पल्प कैविटी क्या कंटेन्स करता है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज in the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental care is called the dental caries। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डेंटल कैरीज होता क्या है। तो कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज, है ना, जो देखते होंगे होल्स हो जाना, यानी कि दांत में जो होल्स हो जाता है इन द टीथ, है ना, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये किसके वजह से होता है? कि एक्शन जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ना, उसके वजह से होता है। जब हम जब हम जो है अपने दांत का ख्याल नहीं रखते हैं तो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या करता है? दांत में होल तैयार कर देता है। When we eat sugar food, the bacteria in our mouth act on sugar to produce acid। जब हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में मौजूद होते हैं उस शुगर पे एक्ट करता है, उस शुगर पे प्रभाव डालता है और एसिड का फॉर्मेशन करता है। दिस एसिड फर्स्ट डिजॉल्व इन कैल्शियम सॉल्ट। यह क्या करता है? पहले एसिड काम क्या करता है? कैल्शियम सॉल्ट को डिजॉल्व कराता है फ्रॉम द टूथ इनेमल। वह क्या करता है? टूथ इनेमल में को जो है क्या करता है, उसमें चूंकि कैल्शियम मौजूद होता है ना, तो उसको वह क्या करता है? पहले डिजॉल्व कराता है एंड देन फॉर्म द डेंटाइन फॉर्मिंग स्मॉल कैविटीज। और उससे क्या होता है कि स्मॉल कैविटीज का यानी होल का निर्माण करता है इन द टूथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कुछ समय के बाद वह क्या करता है? एक होल बना लेता है। द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज रिड्यूस the distance between the outside of the tooth and the pulp cavity which contain the nerve and blood cells, है ना। यह जो है क्या होता है? कैविटी नर्व्स और ब्लड सेल से कुछ दूरी पे होता है। द एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इरिटेट द नर्व एंडिंग इनसाइड द टूथ एंड काउज द टूथ। उसके बाद क्या करता है कि एसिड जो है प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इरिटेट द नर्व एंडिंग इनसाइड द टूथ एंड काउज टूथ है। वह क्या करता है? नर्व पे भी प्रभाव डालता है, जिससे क्या होता है? हमारे दांत में दर्द चालू हो जाते हैं। इफ द कैविटी काउज द डेंटल डिके आर नॉट क्लीन एंड फिल्ड बाय द डेंटिस्ट। जब यह कैविटी को, है ना, डेंटिस्ट के द्वारा, है ना, फील्ड नहीं किया जाता है यानी भरा नहीं जाता है, द बैक्टीरिया विल गेट इनटू द पल्प कैविटी। तो बैक्टीरिया क्या होता है कि वह जो पल्प कैविटी ऑफ टूथ पे जो है क्या करता है कि अपना प्रभाव डालते जाता है, जिससे आप क्या होते हो? बहुत दर्द से परेशान हो जाते हो। इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली दे बिकेम कवर विथ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स कॉल्ड द डेंटल प्लेक्यू। कहता है कि आप जब दांत को अच्छी तरीका से साफ नहीं करते तो क्या होता है? दांत पे पीले पीले धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, येलोइश लेयर ऑफ द फूड पार्टिकल्स
एंड बैक्टीरिया सेल्स कॉल द डेंटल प्लेक्यू, जिसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, डेंटल प्लेक्यू के नाम से जानते हैं। सिंस प्लेक्यू कवर द टीथ फॉर्मिंग द लेयर ओवर देम एंड एल्कलाइन स्लावा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस ऑफ द न्यूट्रलाइज द एसिड। कहता है कि प्लेक्यू कवर द टीथ फॉर्मिंग ए लेयर ओवर देम, वह क्या करता है, एक लेयर तैयार कर लेता है। द एल्कलाइन स्लावा, हमारा जो स्लावा है वह एल्कलाइन होता है, कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस ऑफ द न्यूट्रलाइज द एसिड, वह टूथ सरफेस तक नहीं पहुंच पाता जो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। फॉर्म बाय बैक्टीरिया एनहांस द टूथ डिके सेट इन, और क्या होता है कि यहाँ पे टूथ डिके आपका चालू रहता है। ब्रशिंग द टीथ रेगुलरली आफ्टर ईटिंग फूड रिमूव द प्लेक्यू बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। इसके बचने के लिए आप क्या करेंगे कि आप रेगुलरली क्या करेंगे, दांतों को ब्रश करेंगे, है ना, आफ्टर ईटिंग। दिस विल बी प्रिवेंट द डेंटल कैरीज और द टूथ डीके, जिससे आप क्या करेंगे, यह डेंटल कैरीज और टूथ डीके से बचे हुए रहेंगे। बिफोर वी गो टू द फर्दर एंड डिस्कस रिस्पिरेशन, इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह रिस्पिरेशन है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। कहता है वह प्रोसेस जिससे फूड से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। व्हेन ऑक्सीजन बर्न द फूड इन द सेल ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, जब ऑक्सीजन क्या करता है कि बर्न्स द फूड, फूड को क्या करता है, बर्न्स करता है, यानी है ना, जलाता है इन द सेल्स द ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, उसके है ना बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट विच आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल, यह रिस्पिरेशन प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होता है जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, और हमारा जो सेल्स है, बॉडी सेल्स है, जो हमारा बॉडी सेल्स है, जब क्या होता है कि हमारा बॉडी सेल्स जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, है ना, इसका वह उपयोग क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करने में इसका उपयोग करता है। देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, और जो है उसके बाद वह वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को बाहर करता है। ठीक है, प्रोसेस रिस्पिरेशन का जो कुछ प्रोसेस है, मैं बात कर रहा था कि बॉडी हमारा किस तरह से रिस्पिरेशन प्रोसेस के फलस्वरूप जो है भोजन से जो है एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। जो आप ग्राफिक में देख रहे होंगे, फूड प्लस ऑक्सीजन, है ना, बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलती है, और हमारे क्या होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड सेल्स ऑफ द बॉडी, यह जो प्रोसेस है, रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है, यह हमारे बॉडी सेल्स में होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द सेलुलर रिस्पिरेशन, चूँकि यह सेल के अंदर रिस्पिरेशन प्रोसेस कार्यरत होते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन इज कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह जो प्रोसेस है सेलुलर रिस्पिरेशन का, यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, यह क्या करता है, एनर्जी, यह जो एनर्जी क्रिएट करता है वह सेल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन प्रोसेस में दो तरह के बाय प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Out of this, only carbon dioxide is considered the real waste product of respiration process. यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है क्या होता है, रियल वेस्ट प्रोडक्ट होता है रिस्पिरेशन का, बिकॉज इट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज हार्मफुल टू ऑर्गेनिज्म, है ना, चूँकि यह के कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ना, बट वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज नॉट हार्मफुल टू द बॉडी, लेकिन जो वाटर जो बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं वह हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। इट इज़ नाइदर बेनिफिशियल ऑफ द बॉडी, है ना,
रेदर बेनिफिशियल टू द बॉडी, या क्या होता है कि हमारे बॉडी के लिए ही बेनिफिशियल भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रिस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। रिस्पिरेशन क्या है, हमारे लाइफ के लिए जरूरी चीज है ना, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस। क्योंकि एनर्जी क्या करता है कि जो हमारे बॉडी को प्राप्त होता है, उससे हम जो है अपनी लाइफ प्रोसेस में जो भी नेसेसरी वर्क है ना, उसको हम पूरा करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि मोस्ट लिविंग नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं भोजन से। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स एंड बर्न देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। या ऑक्सीजन क्या करता है कि रिएक्ट विथ फूड मॉलिक्यूल्स, वह क्या करता है फूड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, जैसे ग्लूकोज है ना, प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स, है ना, वह बॉडी से प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स एंड बर्न्स देम स्लोली, और वह उसको धीरे 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 बर्न्स करता है, जिससे एनर्जी प्राप्त होते हैं। द एनर्जी दस रिलीज इन द स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल। यह एनर्जी जो है रिलीज होता है ना, यह एनर्जी जो रिलीज होता है इज स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स, या स्टोर कर जाता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में सेल के अंदर। द बॉडी कैन यूज दिस स्टोर्ड एनर्जी वेयर इट वांट्स टू डू शो। और यह बॉडी क्या करता है कि जब इसकी आवश्यकता होती है तो इसे वह क्या करता है, उपयोग कर लेता है। तो मैं एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आगे मैं फिर बात करूंगा। कहता द मैकेनिज्म, अब हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन होता क्या है, हम लोग तो आज तक ये जान रहे हैं कि ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन एक होते हैं। तो मैं ब्रीथिंग की पहले बात करूंगा, द मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो हवा से हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, यह हमारा कहलाता है ब्रीथिंग कहलाता है, श्वसन कहलाता है ना। रिस्पिरेशन इज मोर कम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन रिस्पिरेशन क्या है, यह बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, बहुत जटिल प्रक्रिया है। रिस्पिरेशन इंक्लूड्स द ब्रीथिंग एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। रिस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, यह भी ब्रीथिंग प्रोसेस पे आधारित है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा जो फूड हम इंटेक करते हैं वह फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और उससे क्या होता है, एनर्जी का रिलीजमेंट होता है, यानी हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, वेयर एज रिस्पिरेशन ऑल्सो इंक्लूड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। लेकिन रिस्पिरेशन क्या है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारे फूड को ऑक्सीडेशन करने में क्या करता है, मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसमें हमारा क्या होता है, लंग्स इन्वॉल्व होता है। वेयर द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन ऑल्सो इन्वॉल्व द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल वेयर द फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। लेकिन हमारा जो है रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वहाँ फूड का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ से वह एनर्जी को रिलीज करता है। एज यू नो, रिस्पिरेशन इज एक्चुअली ए बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसा आप जान चुके हैं कि रिस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है which occurs in the stage and require many enzymes। यह स्टेज बाय स्टेज होता है ना, और इसमें इंजाइम का बहुत बड़ा भागीदारी होता है। द मेन पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। या जो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होता है कि आप जो जैसा जान रहे हैं, द मेन पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन, यानी रिस्पिरेशन का जो मेन पर्पस है इज रिलीज ऑफ एनर्जी। वह क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड। जो आपने फूड इंटेक किया उसके ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप वह एनर्जी को रिलीज करता है फूड मॉलिक्यूल से, है ना। किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज यूज्ड
for carrying out biological functions which are necessary for the maintenance of life and survival of organism. यह हमारा क्या करता है, बायोलॉजिकल फंक्शन को फंक्शनेट करता है जो हमारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। अब मैं बात कर रहा हूं हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज स्टोर्ड। अब जो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो गए हैं उस एनर्जी का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। The process, the energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules in the cells of the body. जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन वह जो है क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में हमारे सेल के अंदर वह स्टोर्ड हो जाते हैं एंड यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म एज वेनी दे रिक्वायर्ड। और यह ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं जब उसकी आवश्यकता होती। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ एडीपी एंड एटीपी। एडीपी इज द सब्सटेंस, पहले मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज द एडीपी। एडीपी इज द सब्सटेंस कॉल्ड एंडोसाइंस डाइफॉस्फेट, है ना। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह एक सब्सटेंस होता है जिसको है ना हम लोग जो है एडेनोसाइंस डाइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी आर प्रेजेंट इन अ सेल। इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वह सेल के अंदर मौजूद होता है। एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट। एडीपी में क्या होते हैं, या लो एनर्जी कंटेंट होते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं व्हाट इज एटीपी। एटीपी इज ए सब्सटेंस। एटीपी भी एक सब्सटेंस है जिसको हम बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल। यह भी क्या होता है, सेल के अंदर मौजूद होता है ना। एटीपी हैज ए हाई एनर्जी कंटेंट। एटीपी क्या होता है, हाई एनर्जी कंटेंट होता है, इसमें एनर्जी की मात्रा अधिक होती है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन ए फॉस्फेट ग्रुप मेड ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ATP has a high energy content. Inorganic phosphate is a substance. अब inorganic phosphate के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि inorganic phosphate क्या होता है। inorganic phosphate is a substance, वह भी एक substance होता है which contain a phosphate group, जिसमें क्या होते हैं, phosphate ग्रुप मौजूद होते हैं, मेड अप ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, जो क्या होते हैं, फास्फोरस और ऑक्सीजन से बने होते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सेल। यह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हमारे सेल में मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग जस्ट फॉस्फेट, है ना, जिसको हम लोग PI से डिनोट करते हैं, है ना, जिसको हम P स्टैंड फॉर फॉस्फेट, I फॉर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंबल। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ADP कंटेन 2 फॉस्फेट ग्रुप वेयर ATP कंटेन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप। कहता है एडीपी में 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जबकि एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो मैं पहले डिस्कस कर दूं द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। जो एनर्जी रिस्पिरेशन के फलस्वरूप रिलीज होते हैं टू मेक ए एटीपी मॉलिक्यूल्स, है ना, वह एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। किससे, तो एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। दिस हैपन एज फॉलोज। एडीपी कंबाइंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करता है बाय एब्सॉर्बिंग द एनर्जी, है ना। वह क्या करता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब करके रिलीजिंग ड्यूरिंग डिस्पिरेशन टू फॉर्म द एटीपी मॉलिक्यूल्स, है ना, और वह एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपने ग्राफिक में देख रहे होंगे, एडीपी लो एनर्जी है, वह रिएक्ट विथ फॉस्फेट है, और एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन इसमें भागीदारी इसकी होती है, और वह एटीपी यानी हाई एनर्जी का निर्माण करता है। व्हेन द सेल्स नीड्स एनर्जी द एटीपी कैन ब्रेक डाउन। जब क्या होता है कि हमारे सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो एटीपी क्या करता है, ब्रेक डाउन, टूट जाता है, यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी, है ना। किसके फलस्वरूप, है ना, उसमें भागीदारी किसकी होती है, वाटर की होती है, और उसके फलस्वरूप आपको क्या होते हैं कि हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। जो ग्राफिक में आप देख रहे हैं कि एटीपी फॉर्म एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, जो हमारे एनर्जी जो है वह हमारे सेल के द्वारा क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी कि वह एनर्जी हमारा सेल क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके वह एनर्जी का
यूटिलाइजेशन करते हैं, द एनर्जी एक्टिवेशन इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमारा जो है इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होते हैं वह 30.5, ठीक है, किलो जूल पर मोल एनर्जी मौजूद रिलीज होते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड बाय एटीपी इज यूज्ड टू कैरी आउट ऑल द, है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। यह जो है इंडोथर्मिक, द एनर्जी रिलीज बाय द एटीपी, यानी एटीपी के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसका जो है उपयोग जो है क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस में हर सेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर मैं आगे फिर बात करूंगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट। जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ कि जैसे एक बैटरी है, कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज लाइटनिंग, हीटिंग, रनिंग, रेडियो एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा। जैसे मान लें कि कोई भी जो है आपका बैटरी है, बैटरी क्या है कि एक जो है बोल सकते हो एक हमारा जो इक्विपमेंट्स है, एक हमारा जो है सिस्टम है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वह केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वह जो है वह उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग जो है डिफरेंट डिफरेंट कामों में किया जाता है। इन द सेम वे, इसी तरह से मैं आगे बताने जा रहा हूं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, जो एनर्जी स्टोर्ड होते हैं इन एटीपी, एटीपी में, इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स। वह बॉडी सेल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं फॉर वेरियस प्रोसेस पर्पसेस। वह अलग अलग पर्पस में क्या करता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स का उपयोग करता है, लाइक contraction of muscles, conductions of nerve impulses, synthesis of proteins and many other activities related to the functions of cell। इस तरह से एटीपी जो है, जो एनर्जी एटीपी के रूप में जो मौजूद होते हैं सेल्स के अंदर, वह जो है डिफरेंट कामों में उपयोग में लाए जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं जो हमारा इस जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वह है कि द मोस्ट ऑफ द केसेस द ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, चाहे वह प्लांट्स हो चाहे क्या हो एनिमल्स हो, कैरी आउट रिस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। यह जो रिस्पिरेशन प्रोसेस करता है वह किसका यूज करके करता है, ऑक्सीजन का। देयर आर हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरी आउट रिस्पिरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो कुछ क्या होते हैं कि बिना ऑक्सीजन का भी रिस्पिरेशन करता है, उसको एनारोबिक रिस्पिरेशन के नाम से जाने जाते हैं। और जो ऑक्सीजन को लेकर के रिस्पिरेशन करता है उसको हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। माने कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है, या जो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करते हैं या ऑर्गेनिज्म के द्वारा किए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन एसेंशियल होता है, जबकि आपका एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है ना। बिफोर वी डिस्क्राइब द एरोबिक रिस्पिरेशन, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स टू द माइंड। इसके डिस्कशन के पहले मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप ध्यान से सुनेंगे, है ना, और ध्यान से चैप्टर को देखेंगे। जैसे आप जानते हो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इट इज ए 6 कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम इज here 12, oxygen is 6। It is a simple food which is oxidized in the cell of organism during respiration। It is simple food। यह क्या होता है, एक सिंपल फूड होता है which is oxidized in the cell, जो क्या होता है सेल के अंदर ऑक्सीडाइज्ड होता है, किसके द्वारा, रिस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा। यह रिस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ टेक्स प्लेस होता है, यह होता है कहाँ, ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर। सेकेंड, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, है ना, वह किसके रूप में होता है, पायरुविक एसिड के रूप में होता है, जिसको हम लोग ग्लाइसोलाइसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको हम लोग, है ना,
ग्लाइसोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल एंड नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यह जो है क्या होता है, यह जो घटना, यह जो प्रक्रम है, यह साइटोप्लाज्म सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल, है ना, सेल के साइटोप्लाज्म के पास यह प्रक्रिया होती है, एंड नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, है ना। यह जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज करने का, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। कहता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू वह जो है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब आता है पायरुविक एसिड इज द 3 कार्बन एटम्स। पायरुविक एसिड में क्या होते हैं, इसके कंपाउंड में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। इट इज कॉल्ड द पायरुवेट, इसको हम लोग पायरुवेट के नाम के जानते हैं। द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड इज गिवन हियर, CH3COOH। दिस इज हियर आप देख ले रहे हैं कि CH3C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है। तो यह C डबल बॉन्ड O क्या है, यह कीटोनिक है, कीटोनिक ग्रुप को शो कर रहा है। अब बगल में क्या है, एसिडिक ग्रुप है, इसीलिए इसको बोला जाता है कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं बात करने जा रहा हूँ द फेट ऑफ पायरुविक फॉर्म ड्यूरिंग रिस्पिरेशन डिपेंड ऑन वॉट एवर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल, नॉट if oxygen is present in the cell then pyruvate is completely oxidized। जब सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे तो पायरुवेट, है ना, पायरुवेट जो है वह कंप्लीटली क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ए लॉट्स ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, जिसके फलस्वरूप क्या होंगे, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। इफ हाउएवर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल, जब ऑक्सीजन सेल्स में नहीं प्रेजेंट होंगे, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू आइदर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, वह इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड में परिणत हो जाएगा, या लैक्टिक एसिड। डिपेंड ऑन वॉट एवर सच ए प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द प्लांट सेल और एनिमल। यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यह प्लांट सेल्स के अंदर हो रहा है या चाहे एनिमल सेल्स के अंदर हो रहा है। मच लेस एनर्जी इज रिलीज इन दिस केस, है ना, कम मात्रा में यहाँ एनर्जी रिलीज होते हैं। अब मैं लास्ट पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। लैक्टिक एसिड ऑल्सो 3 कार्बन एटम्स कंपाउंड। लैक्टिक एसिड क्या है, इसमें भी 3 कार्बन कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, है ना। इट इज कॉल्ड लैक्टेट, इसको लैक्टेट के नाम से जाना जाता है। द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड इज गिवन हियर, CH3CHOH COOH। इट इज ए हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं CH के नीचे क्या लगा हुआ है, OH, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो कर रहा है, और COH किसको शो कर रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, है ना। तो आज जो है इतना ही काफ़ी, मैं फिर आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे, और मैं इस चैप्टर को जब मैं ख़त्म करूंगा, मैं फिनिश करूंगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको दूंगा जिसे आप सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।